गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पूरा झमाझम बारिश हो रहा है। हमें तो एक क्षण के लिए लगा कि आज का लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन बारिश को चीरते हुए, बारिश के उम्मीदों को धूमिल करते हुए हम पहुंचे। आ जाइए सब लोग। बहुत कम प्रेजेंटेशन है। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज आ रही है? वीडियो आ रहा है? शुरू करें आज का लाइव क्लास। चलो, एक क्वेश्चन का जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को हम v वेलोसिटी से मूव करवाए, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स में इतना दम है कि इस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज कर दे, इसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दे? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है, या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखता है? क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या कर सकता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, या मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर पाएगा, या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? क्या सही जवाब होगा बताइए। जवाब दो। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का क्या चेंज कर सकता है? ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? अगर वेलोसिटी पकड़ लोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी पकड़ लोगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। और आपको तो मालूम ही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड बोलते हैं। क्वेश्चन आया मेरा समझ में? पक्का? एक बच्चे का जवाब आया है वेलोसिटी का डायरेक्शन ओनली। श्योर? और कोई? तो आपका जवाब सही है बाबू, नुन्नू, सुगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ओनली। क्यों ऐसा होगा? अगर रीजन आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो सुनिए मेरे नुन्नू, सुगा, चुनमुन, मुनमुन, सब कुछ। बिल्कुल जवाब सही है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं कर सकता है, किसी जन्म में नहीं। आइए नोट से समझाते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जब कभी भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकते हो, प्रोजेक्ट करते हो,
तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स ds/dt के भी परपेंडिकुलर होगा। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, ds/dt। अगर दो इंटरवल के बीच का वेलोसिटी लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी होगा, और एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा s बाय डेल्टा टी। लेकिन हम किसी इंस्टेंट का बात करते हैं तो किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फिजिक्स में हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ds/dt में लिखते हैं। ये किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी है। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। फोर्स यहाँ से हम बोल सकते हैं डेट मीन्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो वहां पे वर्क डन 0 होगा। जिस फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, अगर वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। जानते ही हो ना कि वर्क डन बाय एनी फोर्स बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट माने कॉस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होगा तो यहाँ कॉस 90 होगा, कॉस 90 0, पूरा टर्म 0। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन बाय एनी फोर्स 0 होगा, और यहाँ पे फोर्स मैग्नेटिक है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। क्लियर है? तो अगर मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 है तो हम बोल सकते हैं सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम kinetic energy and hence a speed of charge particle remains constant अरे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब कहीं भी किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम सुने हो आप, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कहीं भी अगर वर्क डन हो रहा है किसी भी फोर्स के द्वारा तो उस फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होते हैं, यहाँ 0 पुट करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक 0 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक इनिशियल के ही बराबर होगा। यहाँ से बोल सकते हैं अरे ये प्लस इधर आके माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक बराबर इनिशियल काइनेटिक। इस केस में हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा और एज वेल एज स्पीड भी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज the speed and kinetic energy of charge particle। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स में इतना दम नहीं है कि वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को बढ़ा सके और घटा सके, है ना। इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या कर सकता है? इट कैन ओनली change the direction of
वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सिर्फ इसे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर पाथ पे या हेलिकल पाथ पे मूव करवा सकता है, उसका पाथ चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्लियर है? सारा चीज़ें के लाइन समझ में आया होगा। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और नीट में ऐसा ही सही थ्योरी से क्वेश्चन उठाया जाता है। देखते ही हो ना, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत रहता है नीट में, किसी भी चैप्टर से ऐसा ही सही थ्योरी से उठाया जाता है क्वेश्चन। चलें आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, किसी v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उस फोर्स का एप्लीकेशन क्या होगा। क्लियर? आइए जानते हैं। फाइंड नेट फोर्स on moving charge in electromagnetic field। Find net force on moving charge in electromagnetic field। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये दोनों फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। क्यों परपेंडिकुलर होंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बस लेक्चर देखते रहो, आगे बढ़ते रहो और ध्यान दे के पढ़ो। ये नहीं कि लाइव क्लास में मोबाइल ओपन अप कर दिए और इधर उधर घूम रहे हैं। सीरियसली आपको पढ़ना है। जैसे मैं लगातार, देखते ही हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं लगातार पढ़ाता हूँ, कोई गैप नहीं। एक बार क्लास में घुस गए, इसका मतलब है कि लगातार पढ़ा के ही निकलेंगे, है ना। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, 5 मिनट लेट होंगे किसी न किसी कारण से, लेकिन एक बार क्लास स्टार्ट हो गया तो पूरा पढ़ाकर ही हम सांस लेते हैं। देखते ही होगे ऑफलाइन में एक बार क्लास में घुस गए तो निकलते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, लगातार पढ़ाना है। मोबाइल भी हम नहीं रखते हैं, देखते ही ऑफलाइन क्लास में। तो यही होता है काम करने का जुनून, पूरा समर्पण भाव से एकदम। इसलिए जब आप लाइव आ जाइए, दुनिया जहान को भूल जाइए और लगातार पढ़िए, तभी कुछ सीख पाइएगा। अगर आपके अंदर आज की दुनिया में टैलेंट है, सीखने की चाहत है, तभी आप कुछ कर सकते हो, दुनिया आपको जान सकती है। ऐसा नहीं है कि आप घिसे पीटे नॉलेज से, टैलेंट से कुछ कर पाओगे। आज दुनिया आप में यूनिक टैलेंट देखती है, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। उसके लिए नॉलेज चाहिए, टैलेंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इसमें चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मूव करवाए। स्वाभाविक बात है, अब चूंकि यहाँ पे दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स अलग अलग निकाल के नेट फोर्स निकाल लेंगे। नेट का मतलब रिजल्टेंट, टोटल, इफेक्टिव, मतलब जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पे क्या फोर्स लगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को हम लोग
एफ ई से लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या होता है, क्यू ई, है ना, बताया था स्टाइल ध्यान रखने का। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम प्लेस किए तो फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाया, तो एफ क्या हो जाता है, क्यू ई। इसको कैसे ध्यान रखते हैं, चार्ज को कहाँ रखे, फील्ड में, तो क्या लगा, फोर्स। चार्ज को कहाँ रखे, फील्ड में, तो क्या लगा, फोर्स। इसलिए एफ बराबर क्यू ई हो जाता है। ये ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कहाँ लगा, चार्ज पर माने बट्टा, बता चुके हैं ना, में पर से का, में पर माने बट्टा। जहाँ भी में और पर का सेंस रहता है वहाँ फार्मूला बट्टे में होता है। जब फील्ड के अंदर चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है, फोर्स कहाँ लगता है, चार्ज पर माने बट्टा। तो फोर्स बाय चार्ज फील्ड या फील्ड की इंटेंसिटी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगा वो है एफ ई बराबर क्यू ई, ठीक है। सिमिलरली, कौन लड़ली, सिमिलरली, फेयर लवली नहीं, सिमिलरली, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स। तो अभी पढ़े हो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स। चलो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एफ एम से लिखते हैं। पहले ही बता दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एफ से भी लिखते हैं, एफ एम से भी लिखते हैं और एफ बी से भी लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एफ से भी लिखा जाता है, एफ एम से भी और एफ बी से भी लिखा जाता है, इसलिए घबराइएगा मत। एफ एम हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। मुझे चाहिए नेट फोर्स, क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा हो जाएगा एफ नेट बराबर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फोर्स को जोड़ दोगे वही नेट फोर्स कहलाएगा और इसी नेट फोर्स का नाम पड़ जाता है लॉरेंज फोर्स। क्या नाम पड़ जाता है, लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है, क्यू ई, यहाँ पे क्यू ई रख दो। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्यू भी क्रॉस बी। और ये जो नेट फोर्स आया, अभी नेट फोर्स ही लिखो, बाद में इसका नाम लॉरेंज दे देंगे। इसमें क्या कॉमन होगा, क्यू कॉमन होगा, अंदर बचेगा वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी। ये दोनों फोर्स को जोड़ेंगे तो क्यू कॉमन होगा, अंदर बचेगा वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी। यही है नेट फोर्स। और इसी नेट फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं और लॉरेंज फोर्स को एफ एल से लिखते हैं, क्यू वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी। तो जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो उस पर एक नेट फोर्स लगता है, उस नेट फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं और इस लॉरेंज फोर्स का वैल्यू हो गया क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर हम लॉरेंज फोर्स को ध्यान से देखें तो अगर इसमें हम ई का वैल्यू 0 करते हैं तो भी 0 नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गायब कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता ही रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड गायब कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता ही रहेगा। मतलब लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड को 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं करेगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है। क्लियर। तो यहां से 2 नोट आएगा सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और काफी डिटेल लेक्चर है आज का, अच्छे से पढ़िए। ले लिए स्क्रीनशॉट। तो लॉरेंज फोर्स कितना आया, क्यू
वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, B क्रॉस B को स्मॉल ब्रैकेट में रख दो, तो यहाँ से दो नोट सामने आएगा। नोट नंबर 1, इफ E वेक्टर बराबर 0 देन B डजंट इक्वल टू 0। E 0 करोगे तो B 0 नहीं होगा, तो अगर इसमें E 0 करोगे तो लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? लॉरेंज फोर्स हो जाएगा Q V क्रॉस B, सिंपल। अगर E 0 होगा तो जो बचेगा वो ये होगा। नोट नंबर 2, इफ वेक्टर B बराबर 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, देन वेक्टर A नेवर इक्वल टू 0। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 करोगे तो E पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लॉरेंज फोर्स हमारा हो जाएगा QE ओनली। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, चले आगे। अब केस 1, इफ वेक्टर V, वेक्टर E एंड वेक्टर B आर कोलिनियर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तीनों सेम डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ये कोलिनियर कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो कोलिनियर कहलाता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो और उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा? सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तभी एक्ट होता है बॉडी पे जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। फार्मूला आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है QVB sin थीटा, और जो थीटा होता है वो वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल होता है। यहीं देख लो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अगर V और B सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 तो पूरा टर्म 0। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला तो फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो लगेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कितना है? QE। तो जब तीनों सेम डायरेक्शन में होगा, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा पाएगा। और इस समय जो बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा? कोई भी फोर्स क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन, ma बराबर QE। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? QE/m। अगर मुझे चार्ज पार्टिकल के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ मॉड में रख दो, तो क्या हो जाएगा? QE/m। तो जब तीनों कोलिनियर होगा तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन होगा QE/m, जहाँ Q चार्ज है, m उसका मास है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक चीजें क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। क्लियर है यहां तक? चलें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। केस 2, if velocity, electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other, तीनों अब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मान लो y एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, z के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और x के लॉन्ग कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जैसे ही ये फील्ड के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही से बोले हुआ है कि बेटा जिधर मूव करना है मूव करो, मेरे फील्ड में आओगे। अभी तो ये चार्ज फील्ड से बाहर है, फील्ड से बाहर है तो बी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है। अब जैसे ही फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हुआ है कि बेटा मेरे फील्ड में आओगे, तुम कितना भी शक्तिशाली क्यों ना रहो, तुम किसी भी वेलोसिटी से क्यों ना मूव करो, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम अपने लोग मूव करवाएंगे। तो जैसे ही ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये ऊपर फोर्स लगाने लगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो जानते ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, QE। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मूव करने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बोला कि सबसे खुश तुम ही हो, तू ही फोर्स लगाएगा, हम छुच्छे देखें हैं, मेरा कोई औकात नहीं है। अरे चोट्टा, तुम्हारे फील्ड में आया थोड़ी ना, हम भी तो हैं, तुम फोर्स लगाओगे, हम नहीं लगाएंगे, हम भी तो लगाएंगे। आई इतना जलनशील है ये मैग्नेटिक फील्ड, इतना बड़ा, ये छोटा है तो डबल छोटा है। ये बोला कि हम तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे, हम तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे। क्यों? B क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कि भाई हमारा अंदर तो दम है, चार्ज किधर भी मूव करे हम तो अपनी ओर खींच लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि भैया तुम किधरों मूव करो, मेरे फील्ड में आओगे, हम अपनी ओर खींच लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जलने लगा, जलन के मारे ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगा। अब सोच ही रहो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगाएगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, है ना। ये क्या है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी को, फोर फिंगर फील्ड को, तो थंब फोर्स को बताता है। फील्ड किधर है, जेड के लॉन्ग, तो इसको रखो जेड के लॉन्ग, रख दिए तुम्हारे साथ। और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग, तो मिडिल फिंगर को रखो एक्स के लॉन्ग और इसको रखो जेड के लॉन्ग, तो फोर्स लगेगा नीचे। देखो ध्यान से, देखो मेरा मिडिल फिंगर किधर है, एक्स के लॉन्ग, जो वेलोसिटी को बता रहा है। फोर फिंगर किधर है, आउटसाइड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो फील्ड को बता रहा है, मतलब जेड के लॉन्ग है। मिडिल फिंगर वेलोसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हो कि मेरा अंगूठा कहाँ भाग रहा है। फ्लेमिंग साहब क्या बोले कि मिडिल फिंगर को रखो वेलोसिटी के लॉन्ग, वेलोसिटी किधर है, एक्स में, तो इसको एक्स में रखो। फोर फिंगर को रखो फील्ड के लॉन्ग, फील्ड किधर है, जेड में, तो जेड में रखे। अंगूठा अपने आप फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे, देखो तो नीचे लगेगा। या इससे चेक कर लो, F बराबर V क्रॉस B से, वेलोसिटी किधर, एक्स के लॉन्ग, तो आई कैप, फील्ड किधर है, जेड के लॉन्ग, तो के कैप, आई क्रॉस के कैप क्या होता है, माइनस जे कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स माइनस जे कैप के लॉन्ग लगेगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस लगेगा। क्लियर। अब सोचो, जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आया, ये तो बीचे में लटक गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। क्यों भाई, जैसे ही फील्ड के अंदर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींचने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ खींचने लगा, ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड जलन के मारे नीचे खींचने लगा कि अब बेटा फरिया लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाने लगा। क्लियर। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ऊपर फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोला हम भी उतना ही नीचे फोर्स लगाएंगे। तो ऊपर लगाएगा तो हम नीचे लगाएंगे, जितना फोर्स ये ऊपर लगा रहा है उतना ये नीचे लगाने लगा, तो चार्ज लटक गया बीचे में। कहता है ना जीना ना मरना, हुकुर हुकुर करना। कहते नहीं हो, कोई बाबा 110 साल का हो गया, ना मर रहा है ना जी रहा है, हुकुर हुकुर कर रहा है। तो ये चार्ज यहाँ पे हुकुर हुकुर कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे, बीचे में लटकल है ना जी रहा है ना मर रहा है, हुकुर हुकुर कर रहा है। इसका मतलब है चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि जैसे ही ये फील्ड के अंदर आया, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो नेट फोर्स 0 हो गया। मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगा वो और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है QE, देखो मॉड लगा दिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा यहाँ पे QVB। कहोगे सर साइन थीटा क्यों नहीं दिए? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो सर QVB साइन थीटा होता है। तो अरे बेवकूफ, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और फील्ड 90 डिग्री पे है ना, वेलोसिटी x के लॉन्ग है और फील्ड z के लॉन्ग है, तो x और z 90 डिग्री पे होगा, तो वेलोसिटी और फील्ड x के लॉन्ग है, सॉरी वेलोसिटी x के लॉन्ग है और फील्ड z के लॉन्ग है, तो वेलोसिटी और फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 1 होता है, तो साइन थीटा क्या लिखोगे यहाँ पे? तो Q से Q कट गया, E बराबर VB। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वेलोसिटी और फील्ड दिया हुआ रहेगा, इससे हम कोई भी निकाल लेंगे ना, इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और फील्ड के हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो E बराबर VB, तो V बराबर E बाई बी, V बराबर E बाई बी हो जाएगा। वेलोसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा E बाई बी, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह वेलोसिटी सेलेक्टर दिया हुआ है। इसी फार्मूला को प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर कहा जाता है। आया समझ में अच्छे से? एकदम मजा आ रहा है, एकदम लग रहा है ना कि मेरे ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो। चले आगे। समझ में आया एक एक लाइन? फील हो रहा है लेक्चर? लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो? झूठ नहीं बोलना। चले आगे। एक एक लाइन क्लियर? कहीं पे कोई डॉट है तो जल्दी पूछो, कोई डॉट है तो जल्दी पूछो। क्या इससे पहले वाला में डॉट? पूछो जल्दी, बोलो, ला दिए पेज, बोलो जल्दी। अरे बेवकूफ, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी रहेगा, पिछले लेक्चर में बताए हैं कि अगर वेलोसिटी और फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ना लगाएगा, कहाँ ध्यान रहता है? ये प्रूफ तो हम बताए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? QVB साइन थीटा। यहाँ देखो, वेलोसिटी और फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। तो QVB साइन 0, साइन 0 0, तो पूरा टर्म 0, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 हो गया। क्योंकि थीटा क्या होता है? ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो साइन 0 साइन 0 0, तो पूरा टर्म 0। ये चीज़ तो हम उस समय बताए ही थे, बोले थे ना ध्यान रखने के लिए, कॉन्सेंट्रेट रहने के लिए। ध्यान भटक गया होगा आप लोग का, है ना? समझ गए? अभी क्या है, आप लोग घर पे हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार अगल बगल हो, तो लोग आते रहते हैं, मौसी आ गई, मौसी आ गई, मौसी आ गई। अब किसी के जीजू हैं, जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए, यही सब करते रहता है सब, है कि नहीं? लोग खुश हो जाते हैं। हो सकता है लाइव क्लास के दौरान कोई आ गए तो आपका ध्यान भटक गया, है कि नहीं? चलें चलें, इसमें तो कोई डॉट नहीं है। चले आगे। केस 1 केस 2 हो गया, लॉरेंज फोर्स समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स।
चलें, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, पहला स्टार्ट कीजिए। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो उसका पाथ क्या क्या हो सकता है, किस पाथ पे वो मूव कर सकता है। तो इसमें भी केस 1 है। केस 1 है व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो चार्ज पार्टिकल प्लस और माइनस कुछ भी हो, उसका मास m है। प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। Q चार्ज है, नेचर कुछ भी हो, प्लस माइनस m मास का। फील्ड के लॉन्ग मूव किया v वेलोसिटी से, या वह Q चार्ज और m मास का कोई बॉडी है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव किया। तो ये ध्यान रखो कि अगर फील्ड के लॉन्ग मूव करे या फील्ड के अपोजिट, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा यहाँ पे। क्यों? F बराबर क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा में जो थीटा होता है वो वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो अगर फील्ड के लॉन्ग मूव कर रहा है तो फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, थीटा 0, साइन 0, 0 तो पूरा टर्म 0। फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा 180, साइन 0 0, साइन 180 भी 0, तो लगने वाला फोर्स 0 है। लगने वाला फोर्स 0 है, इसका मतलब हो गया द चार्ज पार्टिकल moves along a straight line, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, ब्रेकर में लिख लो अनडेविएटेड। चार्ज पार्टिकल को अगर फील्ड के पैरेलल मूव करवाओ, फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करवाओ, तो वह कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। चूंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वह अनडेविएटेड मूव करता रहता है स्ट्रेट लाइन में। द चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन अनडेविएटेड। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट केस 2, व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री। मान लो फील्ड निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड है, जिसको आप इनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, मेरा मन है, ये मनचाहा होता है आर्बिट्रेरली। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर अभी तक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले रहे थे, अभी ऐसे ले रही है। अरे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मनचाहा होता है। ऐसे भी फील्ड लेके समझाएंगे, मतलब सेम होगा। ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज और M मास का, इसको हम परपेंडिकुलर मूव करवाए। देखो फील्ड किधर है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और वेलोसिटी x में है, तो x z 90 डिग्री पे होता है। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने लगा, गोइंग। कैसे हुआ भाई? मैग्नेटिक फील्ड पगला है क्या? जैसा ही गया अंदर, मूव करवाने लगा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे। अब ये सर्कुलर पाथ पे कैसे मूव किया, कुछ तो वजह होगा। आइए समझते हैं। देखो, किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। किसी भी पार्टिकल को किसी भी पाथ पर मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। इसका मतलब है
ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कौन फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है? mv²/r। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव तब कर सकता है जब उसको इतना फोर्स कहीं से मिले। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इतना फोर्स दे दिया तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगे गए फोर्स के बराबर। मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स देता है जिस फोर्स के कारण वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाएगा? QVB sin थीटा। और यहाँ पे V और B 90 डिग्री पे है, वेलोसिटी x के लॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन ऑफ z के लॉन्ग है, मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो ये दोनों 90 डिग्री पे है तो साइन 90 1 हो जाएगा, साइन हटा दो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। जिस समय मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा उस समय चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अभी हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं, जिस स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, चुपचाप अभी खड़े हैं, मान लो मेरा मन हुआ गोल गोल नाचने का, है ना, ऐसे हुए और हम नाचे गए, ठीक है। तो मान लो हमें सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जमीन से जो फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि मेरा निचला हिस्सा और जमीन कांटेक्ट में है, तो अगर हम चाहते हैं कि सर्कुलर पाथ पे हम मूव करें, अभी जो मूव करेंगे, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए हमें जो mv²/r चाहिए ये कोई ना कोई देगा। अगर हमको ये मिल गया, कहीं से भी मिल जाए, अगर हमको ये मिल जाए तो हम सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेंगे। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मेरा निचला हिस्सा और जमीन का फ्रिक्शन, हमारा निचला हिस्सा और जमीन के बीच का जो फ्रिक्शन है वो देगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इतना फोर्स देने के लिए राजी हो गया तो हम घूमने लगे। क्लियर? रस्सी से या तार से कोई पार्टिकल को आप लटकाए और उसको ऐसे गोल 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 मूव करवाते हैं, तो वह सर्कुलर पाथ पे इसलिए मूव कर रहा है कि रस्सी का टेंशन काफी है। यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वह कोई ना कोई देगा, चाहे रस्सी का टेंशन दे, चाहे जमीन का फ्रिक्शन दे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दे, या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन देगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। मान लो ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ये कौन देगा? ये देगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? मान लो न्यूक्लियस का चार्ज Q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2, बीच का डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1Q2/r²। पढ़े हो ना कूलम्स लॉ? तो किसी भी पार्टिकल को कहीं ना कहीं मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अगर वो फोर्स उसको मिलता है, फोर्स कहीं ना कहीं से प्रोवाइड होता है, तो उस पाथ पे मूव करने के लिए वो सक्षम है। क्या पूरा चीज विजुलाइज हुआ? सिर्फ आप सुने मेरी बात, समझे, लिखे, या पूरा फील हुआ, विजुलाइज हुआ? जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी, पक्का आ रहा है ना? अच्छे से एकदम ऑफलाइन की तरह चीजें लेके आएंगे। हम आपको बोले थे कि इंतजार करो, ऑफलाइन बराबर ऑनलाइन करके रहेंगे। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, अभी एक दिन में हम 3 लाइव क्लास ले रहे हैं, एक टारगेट का, एक 12th का और एक 11th नया बैच बना है उसका। और आप लोग का साथ रहा तो और भी आगे बैच बनेगा, नए बच्चे हमसे जुटेंगे, नया बैच आएगा। 2022 नीट के लिए नया बैच और भी ला रहे हैं। क्लियर?
इसलिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। चलिए, कहीं कोई डॉट होगा तो बोलना। तो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि चार्ज प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, उसका मास m है। ये इन किया v वेलोसिटी से अंदर, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगा। और जानते हो कि सर्कुलर पाथ कर्व पाथ है, कर्व पाथ पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, पढ़ाए थे ना। कर्व पाथ पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, कर्व पाथ पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये मान लो सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ये रेडियस, ये भी 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 रेडियस। कर्व पाथ पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है और यहाँ रेडियस पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। वो चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करता है, हर पॉइंट पे वो टेंजेंट ड्रॉ करो। यहाँ का टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ का टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ का टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ का टेंजेंट ऐसे होगा। क्लियर? कर्व पाथ पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे रेडियस पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? और फोर्स हमेशा, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर साइन दे देना। यहाँ है तो भी सेंटर की ओर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगेगा। कहीं भी रहेगा सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, FM वेक्टर दे देना। पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो भी सेंटर की ओर फोर्स, मतलब किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल तो फोर्स हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगता है। और सर्कुलर पाथ को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, वो प्रोवाइड कौन करता है? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? QVB। साइन थीटा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि फील्ड और वेलोसिटी यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जानते ही हो कि QVB साइन थीटा में थीटा V और B के बीच का एंगल होता है। तो ये दोनों 90 डिग्री पे, साइन 90 हुआ तो सिर्फ QVB बचेगा। क्लियर? अब यहाँ से हम बताओ रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से? नहीं निकाल सकते हैं कि भैया अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, तो उस रेडियस का वैल्यू बताइए। तो दीजिए टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर दो मैग्नेटिक फोर्स के, एक भी से एक भी कट जाएगा, इधर बचा mv/r, इधर बचा qb। तो r क्या हो जाएगा? r को यहाँ ले आओ, qb को नीचे ले आओ, r हो जाएगा mv/qb। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस आ गया mv/qb, जहाँ m चार्ज पार्टिकल का मास है, v चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, q चार्ज पार्टिकल का चार्ज मैग्नीट्यूड है, b मैग्नेटिक फील्ड है। मास बदल नहीं सकता है, यहाँ चार्ज बदल नहीं सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं सकता है। तो r v के प्रोपोर्शनल है। तुम जितना ज़्यादा चार्ज का वेलोसिटी रखोगे उतना ज़्यादा रेडियस होगा, उतना बड़ा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ेगा। वेलोसिटी जितना ज़्यादा रखोगे वो बड़े से बड़े सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्लियर? मतलब रेडियस बढ़ा है तो वेलोसिटी बढ़ा है। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रखोगे, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से अंदर घुसा, छोटा सर्कुलर पाथ होगा। 500 मीटर पर सेकेंड से घूमेगा और बड़ा सर्कुलर पाथ होगा। 5000 मीटर पर सेकेंड से अंदर घुसा और बड़ा सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि r v पे डिपेंड करता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर है पूरा यहाँ तक?
तो रेडियस निकाल लिया। बताओ अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एक राउंड ट्रिप में, एक चक्कर में कितना टाइम लिया? टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ चार्ज पार्टिकल या टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। चूंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितना चक्कर मारा, है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना साइकिल मारा, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन किया, वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ें, ले लो स्क्रीनशॉट। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ध्यान से देखो, रेडियस का वैल्यू हम लोग यहां से क्या लाए थे? रेडियस लाए थे mv/qv। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? अगर मान लो सर्कुलर पाथ में मूव किया, मान लो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पे पहुंचा, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा? 2πr। टाइम या टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक चक्कर में डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। और उसका स्पीड भी ले लो, t बराबर 2πr/v। यहां से v क्या होगा? चूंकि रेडियस है mv/qb, इसलिए v हो जाएगा qbr/m। यहाँ से v निकाल लो, qbr/m हो जाएगा। तो v के जगह qbr/m, r से r कट जाएगा और m ऊपर चला जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2πm/qb। क्लियर? तो टाइम पीरियड हो गया 2πm/qb, जहाँ 2π कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास बदलेगा नहीं, चार्ज बदलेगा नहीं और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा नहीं। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड सब कुछ से यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, या इसको ऐसे लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड को रेडियस और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो नहीं कितना बड़ा लाइन है? मतलब समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करवाए फील्ड के परपेंडिकुलर। कोई चार्ज है, फील्ड z के लॉन्ग है और वेलोसिटी x के लॉन्ग है, तो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव किया। तो वेलोसिटी कम रखो या ज़्यादा रखो, टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना? 5 मीटर पर सेकेंड से अंदर घुसा तो भी एक चक्कर करने में उतना ही टाइम लेगा, और 500 मीटर पर सेकेंड से अंदर घुसा तो भी एक चक्कर पूरा करने में उतना ही टाइम लेगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल 10 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है तो वो हमेशा 10 सेकेंड में ही एक चक्कर पूरा करेगा। तो वेलोसिटी कुछ भी रखो। समझो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इस पे पूछा गया है नीट में कितना बार क्वेश्चन। वेलोसिटी बढ़ाओ घटाओ, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आई समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया टाइम पीरियड वाला? मतलब समझ लो ना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोटा सर्कुलर पाथ रहे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बड़ा सर्कुलर पाथ रहे, इसको अगर 10 सेकंड में पूरा करता है तो इसको भी 10 सेकंड में पूरा करेगा।
अगर छोटा सर्कुलर पाथ है, वेलोसिटी छोटा तो रेडियस छोटा, रेडियस छोटा तो पाथ छोटा, वेलोसिटी बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो पाथ बढ़ा। तो ये दोनों को पूरा करने में वो एक ही टाइम लेगा। इसको अगर 2 सेकंड में पूरा करेगा तो इसको भी 2 सेकंड में ही पूरा करेगा। सोचो अगर हम लोग के पास इतना शक्ति हो जाता तो मजा आ जाता। नहीं, हम लोग के पास इतना शक्ति हो जाता तो रूम में भी चक्कर मार लेते और बड़ा से बड़ा मैदान में भी चक्कर मार लेते और दुनिया में भी चक्कर मार लेते सेम टाइम में। नहीं, पहले रूम में चक्कर मार लेते 1 सेकंड में, तो पूरा दुनिया का भी चक्कर 1 सेकंड में मार लेते, तो हम लोग एकदम महान हो जाते। नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बताओ। है ना मजेदार कॉन्सेप्ट? जल्दी चलें। चले आगे। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अब है फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ सेकेंड में जो साइकिल पूरा होगा। 1 सेकेंड में कितना साइकिल पूरा हुआ, यही फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है ना? क्यों इन्वर्स होता है ये भी देख लो। मान लो एक टाइम पीरियड 1 सेकेंड में पूरा होता है। मान लो कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करता है, टी टाइम में 1 सेकेंड, तो उसके यूनिट वैल्यू में 1/टाइम है कि नहीं? मान लो टी सेकेंड में 1 चक्कर, तो टी सेकेंड के यूनिट वैल्यू में 1/t चक्कर, इसी 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t हो जाता है। समझा? तो सिंपल सोचो, इसका पलटी मारोगे तो क्या होगा? टाइम पीरियड है 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा qb/2πm। और जिस प्रकार टाइम पीरियड वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं रखता है वेलोसिटी बढ़े घटे, रेडियस बढ़े घटे, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी भी रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। चूंकि फ्रीक्वेंसी भी रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? और इसमें साइक्लोट्रॉन भी पढ़ना है। ऐसे वो बोर्ड के लिए होता है, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो हम बोर्ड वाला टॉपिक भी ले लेंगे नॉलेज के लिए। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यों नाम पड़ा इसका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? तो जिस प्रकार टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी भी रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी रेडियस और फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा, उस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी समझ में आया? बात समझ में आया? चलें आगे। नेक्स्ट, अब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव किया, 1 चक्कर पूरा किया, तो 1 चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर? तो सोचो सर्कुलर पाथ है, मान लो पहले पार्टिकल ए पे था, अब ए से बी पे गया, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में ए से बी जाता है, तो ए से बी जाने में पोजीशन चेंज हुआ। अब पोजीशन चेंज करने में जो टाइम लगता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? ए से बी गया, तो ए से बी पोजीशन चेंज हुआ। अब पोजीशन चेंज करने में जो टाइम लगता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। और सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पे क्या होता है? ए से बी गया तो थीटा एंगल पे गया ना,
जैसे ए से बी गया पोजीशन चेंज हुआ, तो ए से बी गया एंगल चेंज हुआ, और फिजिक्स में एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बताओ ए से बी गया, जब एंगल चेंज हुआ तो एंगल चेंज होने में टाइम लगा, तो फिजिक्स में एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं। तो बताओ एक चक्कर पूरा करने में टाइम क्या होगा? जिस प्रकार जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में? डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर स्पीड। स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी। समाप्त कहानी। बताओ एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना एंगल बनाता है? 360। अगर सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर पूरा किया तो कितना एंगल? 360। तो थीटा की जगह 2 पाई, ये 360 लिखो या 2 पाई लिखो, ओमेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चूंकि t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई t। तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई t। और टाइम पीरियड कितना लाएं? देखो टाइम पीरियड कितना लाएं? 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो ओमेगा हो गया क्यू बी बाई एम। क्यू बी ऊपर आ जाएगा, क्यू बी बाई एम। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया क्यू बी बाई एम। और एंगुलर वेलोसिटी को भी रेडियस और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे टाइम पीरियड को रेडियस वेलोसिटी से लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी को लेना देना नहीं है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी को भी रेडियस और वेलोसिटी से लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मूव करवाओगे फील्ड के अलॉन्ग, तो उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी उसके रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लिए? टाइम पीरियड कर लिए कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी कर लिए, रेडियस कर लिए, एंगुलर वेलोसिटी कर लिए। चलो काइनेटिक एनर्जी भी कर लेते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो 1/2 m, चूंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? qb/r/m। क्लियर? तो v के जगह रख दो qb/r/m, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 m, स्क्वायर करो तो q स्क्वायर b स्क्वायर r²/m²। एक m से एक m कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बच गया 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r²/m। तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। क्लियर? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो जब चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाएंगे तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी निकाल लिए, टाइम पीरियड भी निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिए, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लिए और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिए। क्लियर? आइए कुछ और बात पे ध्यान देते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचो रेडियस का वैल्यू mv/qb आया, तो इसको कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? अभी तो एक फॉर्मेट है और क्वेश्चन इसी से पूछेगा और आपसे बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो लगता है कि रेडियस का फॉर्मूला सिर्फ यही होगा, नहीं, बहुत सारा हो सकता है। आइए कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? रेडियस mv/qb एक फॉर्मेट, मास और वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, 2 फॉर्मेट। मास और वेलोसिटी हो जाता है मोमेंटम, मोमेंटम को p से लिखते हैं बाई क्यू बी। क्लियर? तो r बराबर mv/qb, मास और वेलोसिटी मोमेंटम बाई क्यू बी। नेक्स्ट मोमेंटम होता है √2mk।
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? √2mk, जहाँ k काइनेटिक एनर्जी होता है, बाय QB। अब किसी को दिक्कत हो गया होगा कि सर ये बात तो हम नहीं जानते हैं, तो लो प्रूफ कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2mv²। तो क्या काइनेटिक एनर्जी को हम k से लिख सकते हैं? यस, k से लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। मालूम ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी डिवाइड कर दिए, तो बताओ इस लाइन में और इस लाइन में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं। m से m कट जाएगा तो यही ना हो जाएगा। हम ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिए, वही हो गया। अब ऐसा करने से क्या हो गया? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। जब कोई पार्टिकल m मास का हो और वो भी वेलोसिटी से चले, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को p से लिखते हैं। तो बताओ m भी हो गया मोमेंटम, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? m और v मोमेंटम, स्क्वायर है तो p²/2m। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी हो गया ना मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हो गया मोमेंटम का स्क्वायर/2m, ध्यान से देखो ना, m² v² हो गया p², चूंकि m भी होता है मोमेंटम, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो मोमेंटम यहाँ से क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या हो जाएगा? √2mk होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो मोमेंटम 2m को इधर ले आओ तो 2mk, मोमेंटम हो जाएगा √2mk। क्लियर है? तो मोमेंटम की जगह हम 2mk लिख सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ है, कहीं पे नोट करना है तो जल्दी नोट कर लो, हम इसको मिटा देंगे। कैसे आया ये फॉर्मूला? चलें आगे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है 2m और k के जगह qv0 बाय नीचे qb। ठीक है, रेडियस होता है mv/qb, मोमेंटम हो गया mv हो गया p, नीचे qb, p के जगह 2mk, नीचे qb, और k के जगह qv0, जहाँ v0 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो कितना फॉर्मूला हो गया। तो ये तो समझ गए यहाँ से। हाँ, अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी की जगह qv0 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को v0 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हैं, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हैं, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है qv0, जहाँ q चार्ज है और v0 पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया? जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन जाता है, जिसका वैल्यू होता है qv0, जहाँ q चार्ज है जिसको आप एक्सीलरेट करवाएं, और v0 पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये qv0 समझ में आया? k के जगह रिप्लाई करें जल्दी। आया समझ में? काइनेटिक एनर्जी qv0 में बदल गया, कैसे समझ में आया? जल्दी, एक एक लाइन यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो। फील नहीं हुआ? हाँ ठीक, फील करवाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो सिंपल सोचो, मैं तुम्हें फील करवाता हूं मेरे राजा।
मेरी दुनिया है तू, मेरा चुनमुन है तू, मेरा झुनमुन है तू, मेरा लोलन, मेरा चौपन, सब कुछ है तुम। मान लो ये कंडक्टर है और कंडक्टर को हम एक सेल से जोड़ दिए, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखे। तो जानते हो कि जब कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, क्योंकि जब कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। कंडक्टर को जब बैटरी से जोड़ते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अलोंग लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। क्लियर? बात समझ में आया? तो इस कंडक्टर को हम एक सेल से जोड़ दिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। आप सोचो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसके कारण इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट हुआ। तो ये एक्सेलेरेट हुआ कितना से? 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। भाई इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़े, सेल से जोड़े, तभी तो ये एक्सेलेरेट हुआ, तभी तो ये मूव हुआ फील्ड के अपोजिट। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट कौन करवाया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो सिंपल सोचो, काइनेटिक एनर्जी, मूव करने वाला एनर्जी कौन होता है? मोशन के द्वारा जो बॉडी में एनर्जी क्रिएट होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे 1/2 mv² भी लिख सकते हो। ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² भी लिख सकते हो। और इस 1/2 mv² का वैल्यू कितना के बराबर? मान लो ये पूरा वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर? मास और वेलोसिटी नहीं मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। तो इसको बराबर कर देते हैं। क्या होता है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इतना तो जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बाय चार्ज, तो वर्क हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। रख दो, वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। एनर्जी है, एनर्जी को वर्क के बराबर कर दो, और वर्क कितना है? qv0। इसलिए काइनेटिक एनर्जी के जगह ये वैल्यू पुट किया जाता है। अब फील हुआ सबको? आप फील हुआ कि काइनेटिक एनर्जी के जगह qv0 क्यों लिखते हैं? हुआ फील? जल्दी विजुलाइज हुआ सबको? फील हो गया ना? नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो। चलें आगे। तो देख लो रेडियस का कितना फॉर्मेट है। अब इसमें से किसी फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इतना जान लो कि अगर कोई चैप्टर हम पढ़ा दिए और आपका बेसिक पहले से अच्छा है, नहीं अच्छा है तो मेरे से हेल्प लेके अच्छा कर लो। ऑफलाइन क्लास में सामने से हेल्प करते हैं, ऑनलाइन में व्हाट्सएप पे हेल्प करेंगे। क्लियर? व्हाट्सएप पे हम ऑडियो भेज के समझा देते हैं अच्छे से। ओके? तो आप ये जान लो कि मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बनना ही है। इतना सारा कॉन्सेप्ट दे देते हैं हर तरीके से, एक एक लाइन का कि क्वेश्चन बनना ही है। रेडियस से रिलेशन कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, धांसू से धांसू इसी से बन जाएगा। क्लियर? चलो, बाकी सब तो कैलकुलेट कर ही लिया। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, अगला कुछ पॉइंट हम लोग जानते हैं। सम ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ
जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ तो कहाँ मूव किया? सर्कुलर पाथ पे मूव किया, पक्का। तो जो सर्कुलर पाथ होगा वो फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, लिखते हैं। द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ, द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ, the plane of the circular path, the plane of the circular path is always perpendicular to the magnetic field. That means if magnetic field is along z डायरेक्शन, अब z लिख रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज along z डायरेक्शन देन प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ, देन प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इन XY प्लेन। अगर मैग्नेटिक फील्ड z के लॉन्ग है तो सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होगा वो XY प्लेन में होगा। अरे प्लेन समझ रहे हो ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड z के लॉन्ग होगा तो सर्कुलर पाथ का प्लेन XY होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल XY प्लेन में मूव करेगा। नहीं आया समझ में? ये x, ये y और ये z। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर z के लॉन्ग होगा तो सर्कुलर पाथ XY प्लेन में होगा, समझा? और अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैग्नेटिक फील्ड x के लॉन्ग है तो सर्कुलर पाथ का प्लेन YZ हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड y के लॉन्ग है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड y के लॉन्ग है तो सर्कुलर पाथ का प्लेन क्या हो जाएगा? XZ प्लेन हो जाएगा। क्लियर है ना? मजेदार लाइन। मैग्नेटिज्म तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे। अब हम पढ़ा रहे हैं, देखो। अब अगर सर्कुलर पाथ का प्लेन फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर है तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी कितना होगा चार्ज पार्टिकल का? 1 या 2? स्वाभाविक है 2। मान लो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर परपेंडिकुलर घुसा सर्कुलर पाथ पे, तो किसी भी पॉइंट पे मान लो ये सेंटर है और ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी क्या होगा? 2 डायमेंशनल होगा ना। और इस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? Vxi प्लस Vyj, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का भी 2 डायरेक्शन होगा, एक टेंजेंट के लॉन्ग और एक सेंटर के लॉन्ग। ये होगा अगर x वाला तो ये होगा y वाला, है कि नहीं? किसी भी सर्कुलर पाथ के पॉइंट पर 2 वेलोसिटी होगा, एक होगा टेंजेंट के लॉन्ग, एक होगा सेंटर के लॉन्ग। टेंजेंट के लॉन्ग वाला y के लॉन्ग होगा और सेंटर के लॉन्ग वाला x के लॉन्ग होगा, या टेंजेंट के लॉन्ग x वाला होगा तो सेंटर के लॉन्ग y वाला होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर पाथ का प्लेन। क्लियर है? मतलब द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होगा, समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड z में तो ये XY प्लेन में होगा, और z के XY तो 90 डिग्री पे ही होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड x में है तो पार्टिकल कहाँ घूमेगा? YZ प्लेन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड y में है तो पार्टिकल कहाँ घूमेगा? XZ प्लेन में। तो स्वाभाविक है हर पॉइंट पे 2 वेलोसिटी होगा। तो अगर हम बोलेंगे उस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा तो ऐसे लिखोगे, B वेक्टर बराबर Vxi कैप प्लस Vyj कैप। आई कैप और जे कैप क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वेलोसिटी का 2 पार्ट हो गया, x के लॉन्ग और y के लॉन्ग। तो x के लॉन्ग ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ये y के लॉन्ग मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर x वाले वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y वाला वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है? मजा आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पूरा क्लियर है? सम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पहला पॉइंट क्लियर है? जल्दी
जल्दी, जो झूठ बोले। जो झूठ बोले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। अगला पॉइंट, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, देखिए ध्यान से, स्पेसिफिक चार्ज को ऐसे तो किसी फिक्स तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, लेकिन इसको अल्फा से लिखते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास का रेशियो। किसी भी पार्टिकल का अगर स्पेसिफिक चार्ज निकालना है तो उस पार्टिकल का चार्ज और मास को डिवाइड करो, यही स्पेसिफिक चार्ज होगा। तो ये पढ़ने का एक ही मतलब है कि मुझे रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। रेडियस का कैलकुलेशन किए थे, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किए थे, फ्रीक्वेंसी का किए थे, एंगुलर वेलोसिटी का किए थे, समझे? इस सब को लिखना है स्पेसिफिक चार्ज के टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में। तो आइए लिखते हैं। रेडियस कितना लाए थे? mv/qb। चार्ज और मास के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। q/m अल्फा होगा। ध्यान देखो, m ऊपर है, q नीचे है, तो 1/अल्फा हो जाएगा। तो v/अल्फा-b। अरे v के जगह v रहने दिए, b के जगह b रहने दिए। q/m रहता है तो अल्फा ऊपर होता है, m/q है तो अल्फा नीचे हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में यूज होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लाए थे? 2πm/qb, यही ना लाए थे? तो ध्यान से देखो, यहाँ भी m/q है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? q/m रहता तो अल्फा लिखते, और m/q है तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। 1/अल्फा, तो 2π/अल्फा-b। क्लियर? फ्रीक्वेंसी, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड 2π/अल्फा-b है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अल्फा-b/2π। क्लियर? पक्का? और एंगुलर वेलोसिटी कितना लाए थे? ध्यान से देखो, एंगुलर वेलोसिटी qb/m। एंगुलर वेलोसिटी कितना लाए थे? qb/m। तो q/m क्या होता है? अल्फा, तो ओमेगा हो जाएगा q/m अल्फा-b। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा अल्फा-b, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है qb/m, तो q/m अल्फा-b। मतलब स्पेसिफिक चार्ज के टर्म्स में सारे कैलकुलेशन को हम लोग लिखे। जरूरी पड़ता है क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलें आगे, चलें। तीसरा पॉइंट, सम ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट में ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, दिया हुआ है। इसी फील्ड को यहाँ पे लिखे है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे वही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी वही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है। इसको हम v1 वेलोसिटी से मूव करवाए फील्ड के परपेंडिकुलर। सेम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे हम v2 वेलोसिटी से मूव करवाए फील्ड के अंदर।
स्वाभाविक बात है कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाओगे, मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, गोइंग 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 गोइंग। मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 है तो रेडियस r1 ले लो, ऐसे घूमना शुरू करेगा। यहाँ वेलोसिटी v2 है तो रेडियस r2 ले लो, ऐसे घूमना शुरू करेगा। तो ये ध्यान रखना कि v1 v2 अलग अलग है। स्वाभाविक है, हम पहले पढ़ा चुके हैं कि रेडियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर v2 का वेलोसिटी v1 से ज़्यादा होगा तो r2 का रेडियस r1 से ज़्यादा होगा, चलेगा। अगर v2 का वेलोसिटी v1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ बनेगा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस यहाँ वाले सर्कुलर पाथ से बड़ा होगा। अरे जिसका वेलोसिटी बड़ा होगा उसका सर्कुलर पाथ बड़ा होगा, सर्कुलर पाथ बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा। सही है ये, क्योंकि आर भी के प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, सर्कुलर पाथ बड़ा होगा। बट टाइम पीरियड दोनों केस में, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में और एंगुलर वेलोसिटी दोनों केस में इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस एंड वेलोसिटी कोई मतलब नहीं रखता है। ये दोनों केस में टाइम पीरियड सेम होगा। मतलब यहाँ पे घूमने वाला टाइम पीरियड t1 है, यहाँ पे घूमने वाला टाइम पीरियड t2 है, दोनों बराबर होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी f2 है, दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ω2 है, दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये सब को रेडियस और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट? जल्दी बताएं, यहां तक क्लियर है बच्चों? कल हम बोले थे ना लंबा क्लास लेंगे, तो हम जितना प्रॉमिस करते हैं कोशिश यही रहता है कि हम अपना पूरा प्रॉमिस पूरा करें, है ना। इसलिए अभी पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे अभी। क्लियर? क्लियर है? अरे बोल ना यार, क्लियर है यहां तक? चलें, बनेगा ना क्वेश्चन? यहां तक क्वेश्चन बनेगा ना? झनाझन बोलना। अरे बोलना, नहीं बोलोगे? प्लीज बोलो ना, बोलो ना प्लीज। चलें आगे। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इसका केस 1 था कि चार्ज पार्टिकल को फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करवाए, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया अनडेविएटेड। दूसरा केस में चार्ज पार्टिकल को फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाए तो सर्कुलर पाथ में मूव किया। सर्कुलर पाथ में जितना भी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन था सारा ले लिए। अब है कि अगर थीटा अदर देन 0, 90, 180 हो तो ये किस पाथ पे मूव करेगा। आइए मूव करते हैं हम लोग। केस 3 इसको कंप्लीट करो, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। केस 3 को आज कंप्लीट कर देते हैं पूरा, ठीक है ना। If theta is other than 0, 90 और 180 डिग्री, 60 हो, 45 हो, 89 हो, 75 हो, कुछ भी हो, तो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हम बोले ही थे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर्बिट्रेरली किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, कोई प्लस माइनस चार्ज है। चलो हम क्यू चार्ज लेते हैं यहाँ पे, इसको भी वेलोसिटी से मूव करवाए फील्ड से थीटा एंगल पे, और ये थीटा ना 0 है, ना 90 है, ना 180 है, ये सब छोड़ के कोई और है, 60, 45, 75 कुछ भी है। अब सिंपल, चूंकि थीटा जनरल हो गया यहाँ पे, तो ना तो ये आप सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और ना स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक नए पाथ पे मूव करेगा। तो देखो क्या होता है, चूंकि वेलोसिटी किसी एंगल पे है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। एक होगा पैरेलल कंपोनेंट थीटा के लॉन्ग, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा इस वेलोसिटी का बताओ? v पैरेलल v cos थीटा। अरे ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा v cos थीटा,
तो ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट भी पैरेलल, एक हो जाएगा ये कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर तो भी साइन थीटा। जब भी कोई वेक्टर एंगल पे होता है तो उसका दो कंपोनेंट लेते हैं, थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर साइन थीटा, या मेरे स्टाइल में थीटा के सट्टल कॉस थीटा, थीटा के हट्टल साइन थीटा, सट्टल कॉस हट्टल साइन। क्लियर? तो भी पैरेलल भी कॉस थीटा और भी परपेंडिकुलर भी साइन थीटा। भी पैरेलल मतलब वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, भी परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, जो बोलिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर, ये जो भी परपेंडिकुलर है मतलब भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और पैरेलल कंपोनेंट के कारण वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। पहले ही पढ़ा चुके हैं, देख लो पीछे, है ना, पीछे देख लो, देखो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी के पैरेलल वैल्यू के कारण या पैरेलल कंपोनेंट के कारण वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो भी साइन थीटा है, इसके कारण वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और भी पैरेलल जो भी कॉस थीटा है, इसके कारण वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब सिंपल सोचो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या चाहता है? हम सर्कुलर पाथ पे मूव करवा दें। पैरेलल कंपोनेंट क्या चाहता है? हम स्ट्रेट लाइन पे मूव करवा दें। और चार्ज पार्टिकल क्या चाहता है? हम दोनों के रिजल्टेंट के लॉन्ग मूव हो। तो ये दोनों का रिजल्टेंट सर्कुलर पाथ प्लस स्ट्रेट लाइन का जो रिजल्टेंट होता है, उसी रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। पैरेलल कंपोनेंट क्या चाहता है? सर्कुलर पाथ में मूव करवा दे। सॉरी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या चाहता है? सर्कुलर पाथ में मूव करवा दे। पैरेलल कंपोनेंट क्या चाहता है? स्ट्रेट लाइन पे मूव करवा दे। ये दोनों का रिजल्टेंट ही कहलाएगा हेलिक्स। क्लियर? अरे पानी चीनी मिलके शरबत हो गया, सूजी और चीनी मिलके हलवा हो गया। तो ऐसा, अब यहां पे दो वेलोसिटी है ना, ये कमजोर तो नहीं है कि नहीं भैया आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो चलिए आप ही का बात सर्कुलर पाथ पे। परपेंडिकुलर ये तो नहीं बोला नहीं भैया आप महान हैं, आप हॉरिजॉन्टल हैं, आप ही पे दुनिया टिका हुआ है, स्ट्रेट लाइन पे होगा। कोई कमजोर नहीं है। तो ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट ही होगा हेलिक्स, और पार्टिकल इस पाथ पे मूव करेगा। जब इसे ऑब्जर्व किया गया तो पार्टिकल इस पाथ पे मूव किया। इसी को आप स्पाइरल बोलो, हेलिक्स बोलो या हेलिकल पाथ बोलो। क्लियर? रिजल्टेंट है। क्या है हेलिक्स? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ सर्कुलर पाथ एंड स्ट्रेट लाइन। ये दोनों का रिजल्टेंट ये पाया गया। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंकोगे, वो थीटा एंगल 0, 90 और 180 के अलावा होगा, जैसे 60 होगा, 45 होगा, तो आपको पार्टिकल इस पाथ पे मूव करता हुआ दिखेगा, स्पाइरल पाथ पे, हेलिकल पाथ पे। और हेलिकल पाथ का जो एक्सिस होता है ना, हेलिकल पाथ के एक्सिस को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। ये पाथ क्या कहलाता है? हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ, और उसके एक्सिस को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। क्लियर? बात आई समझ में? एकदम फील हुआ? कहां से आया ये हेलिक्स? आया समझ में? आया समझ में? एकदम विजुलाइज हुआ? कहां से आया ये? विजुलाइज हुआ? जल्दी बोलो। पक्का? एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से चलें।
अब क्या कुछ भी निकाल सकते हैं, मान लो तो हेलिकल पाथ का भी अपना एक रेडियस होगा, तो हेलिकल पाथ का भी रेडियस निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हेलिकल पाथ का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर पाथ प्लस स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई रेडियस होता नहीं है, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स या हेलिकल पाथ। अरे भाई हेलिकल पाथ मतलब सर्कुलर पाथ प्लस स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई रेडियस होता है नहीं है, तो इसका रेडियस क्या लाए थे, MV/QB लाए थे, बस V के जगह V परपेंडिकुलर कर लो, बात आया समझ में। अरे सर्कुलर पाथ में रेडियस क्या लाए थे, MV/QB, फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे V परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही वो सर्कुलर पाथ मूव किया, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही वो सर्कुलर पाथ मूव किया। तो रेडियस के फॉर्मूला में वेलोसिटी कौन लोगे, v, कि v का पैरेलल कि v का परपेंडिकुलर, v का परपेंडिकुलर ऐसे लिखोगे। क्लियर, तो बोलो r क्या हो जाएगा, mv, v परपेंडिकुलर क्या होता है, v sin थीटा, तो mv sin थीटा/QB। तो अंतर क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ के रेडियस में सिर्फ MV/QB लिखोगे और हेलिकल पाथ के रेडियस में MV sin थीटा/QB लिखोगे। मतलब sin थीटा कहां से आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में रेडियस के कारण जो वैल्यू लेंगे V परपेंडिकुलर लेंगे और V परपेंडिकुलर V sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे R जो होगा वो V परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा और सर्कुलर पाथ उतना बड़ा होगा। क्लियर, बात आई समझ में, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, जल्दी बताओ, समझ में आया ये फॉर्मूला, परपेंडिकुलर क्यों लिए जल्दी बताओ। क्लियर है, एकदम विजुलाइज हो रहा है, बोलो जल्दी, एकदम मजा आ रहा है ना। चलो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा हेलिकल पाथ का, क्यों, स्ट्रेट लाइन में टाइम होगा नहीं और सर्कुलर पाथ का टाइम होता है 2πm/QB, तो टाइम पीरियड वही रहेगा, जो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड होगा वही हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड होगा। क्यों, हेलिकल पाथ का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर पाथ प्लस स्ट्रेट पाथ, तो स्ट्रेट पाथ का तो कोई टाइम है नहीं, सर्कुलर पाथ का टाइम है, तो सर्कुलर पाथ के टाइम के बराबर ही हेलिकल पाथ का टाइम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी वही हो जाएगा, QB/2πm, कोई बदलाव नहीं। ये क्यों सेम हो गया, क्योंकि हेलिकल पाथ में सर्कुलर पाथ छिपा हुआ है। क्लियर, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें एक चीज और होता है, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, इसको P से लिखते हैं। The distance traveled along the direction of magnetic field, the distance traveled along the direction of magnetic field the distance traveled along the direction of magnetic field in one time period is defined as pitch of the helical path, pitch of the helical path। पहले जनरल समझो फिर डिफिनीशन समझाते हैं। जैसे मान लो ये हेलिकल पाथ है, तो देखो दो टर्न्स के बीच का जो कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं पिच, पिच 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 पिच। सिंपल ये भी बोल सकते हो, द कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स। स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का
ये और ये क्या कहलाएगा, ये ना टर्न टर्न टर्न। तो दो टर्न के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्लियर। द कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स, ये क्या है, पिच 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 पिच। और स्केल देखिए हो, तो स्केल के बीच, स्केल में जो दो लाइन है या डिवीजन है, तो डिवीजन के बीच का दूरी क्या कहलाता है, पिच। मान लो स्केल का डिवीजन है, तो इस डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस उसको पिच बोलते हैं। पिच पिच होता है ना 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। तो मान लो ये 0 है, ये 0.1 है, 0.2 है, तो इसको पिच बोलते हैं, बीच के गैप को। वैसे ही स्प्रिंग में होता है, ये हेलिकल पाथ है, इसको क्या बोलेंगे, पिच 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 पिच। दो टर्न के बीच का कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस। इसका हाई फाई डेफिनेशन देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। एक टाइम पीरियड में, अब टाइम पीरियड क्यों लिखे, क्योंकि हेलिकल पाथ में सर्कुलर पाथ छुपा हुआ है, सर्कुलर पाथ प्लस स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर पाथ का हम टाइम पीरियड निकाल चुके हैं। तो एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसी को पिच बोलेंगे। देख लो डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग एक टाइम पीरियड में जो हेलिकल पाथ चलेगा उसको हम लोग पिच बोलेंगे। क्लियर। तो बताओ पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी। पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन लोगे, परपेंडिकुलर की पैरेलल। तो बोला फील्ड के लॉन्ग, तो फील्ड के लॉन्ग वाला वेलोसिटी कौन होता है, भी पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसी को हम लोग पिच ऑफ द हेलिकल पाथ बोलेंगे। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कौन वेलोसिटी है, पैरेलल ना। मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कौन वेलोसिटी है, पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कौन वेलोसिटी है, पैरेलल। एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसी को पिच बोलेंगे। क्लियर। यही है हेलिकल पाथ। तो पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लोगे पैरेलल वाला, पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम। पैरेलल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb। इसको एक साथ लिख दो, 2πm v cos θ/qb। यही हो जाएगा पिच का फॉर्मूला। आया अच्छे से समझ में, एकदम झकास। जल्दी बोलो, आया। पिच समझ में आया अच्छे से, जल्दी रिप्लाई करें। एकदम विजुलाइज हुआ, मजा आया आज के लेक्चर में, पक्का एकदम एक एक लाइन मजा आया होगा, एक एक लाइन फील हुआ होगा, जैसे लग रहा होगा ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, है ना, ऑफलाइन क्लास में। पक्का। तो आज हम अपना प्रॉमिस पूरा किए, बोले थे कि कल लंबा क्लास लेंगे, तो ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब इस पे अगले लाइव क्लास में क्वेश्चन करेंगे। और जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये करेंगे हम लोग। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिए तो उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका डायरेक्शन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग बायट्स लॉ पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए तब बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए, लाइव क्लास में आकर पढ़ने के लिए, इस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।